नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। वादा पूरा किया है, एक बार फिर एक बेहतरीन किरदार से मिलवाने आई हूँ। हर बुधवार शाम 7 बजे आप सब भी बहुत बेसब्र होते हैं और हम भी चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाएं जिनसे मिलके न सिर्फ आप प्रेरणा पा सकें, आपको बहुत आनंद की अनुभूति हो। आज 147वें पायदान पर एक बार फिर एक नई शख्सियत। हमने हमेशा से कोशिश की है कि हम रियल लाइफ के हीरो को लेकर आए, जो वाकई धरातल से जुड़े हुए हैं, जो वाकई देश के लिए कुछ करते हैं, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदी के लिए। उसी कड़ी में आज आदरणीय सुधाकर पाठक जी से आपको मिलवाने आई। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक बड़ी शख्सियत है। संक्षिप्त परिचय उनका दूंगी, उनका बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे जितनी बातें हम करें, जितना कुछ उनसे सीख सकें, उनसे उनके जीवन के उन संघर्षों के बारे में जान सकें, या इतने बड़े बनने के बाद सहज बनना कितना मुश्किल है, ये गुर सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, कहते हैं ना कि कुछ छुए कुछ अनछुए पहलू, कुछ कही कुछ अनकही बातें। तो उन तमाम बातों पर आज गौर करने का वक्त आ गया है। और आदरणीय सुधाकर पाठक जी के बारे में मैं क्या बताऊं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के आप अध्यक्ष भी हैं और आपने भाषा को संरक्षित करने का, कला संस्कृति को संरक्षित करने का जो कार्य पिछले 10 वर्षों से मैं कह सकती हूँ कि बीड़ा उठाया है, वो निरंतर कार्यरत है, निरंतर चल रहे हैं। और देश को ऐसे सपूत की ज़रूरत है जो संस्कृति, भाषा, कला को संजो सके। जैसे कि मैंने कहा कि परिचय तो बहुत बड़ा है, छोटा-छोटा परिचय देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हमें उनके साथ करनी है। ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य आप रहे हैं और आपको 31वां सृजन सम्मान प्राप्त है। अमर भारती साहित्य संस्कृति सम्मान आपको प्राप्त है। संस्कार भारती और युवा उत्कर्ष साहित्य मंच सहित कई साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान प्राप्त है। भाषा के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अतुलनीय है, सराहनीय है और हम सब आज आपसे मिलकर बहुत ही भाव विभोर है। और बहुत सारी बातें जब हम आपके बारे में जानेंगे, आपके कहते हैं ना कि व्यक्तित्व से कृतित्व की जो 1 घंटे की हमारी किरदार ज़िंदगी की यात्रा है, बहुत मुश्किल होता है दर्शकों 1 घंटे में किसी के जीवन को खंगालना, लेकिन फिर भी हमारी एक कोशिश होती है और मुझे लगता है हमारी कोशिश बहुत सार्थक है। तभी पिछले 2 ढाई सालों से लगातार हम इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक किरदारों से आपको मिलवाया है। ज़िंदगी कुछ यूँ ही एक कविता संग्रह है। पंजाबी लेख, अंग्रेज़ी और नेपाली में इसका अनुवाद हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुधाकर पाठक जी अपने आप को कहते हैं कि मैं पाठक हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं श्रोता की तरह सुनना पसंद करता हूँ। कोई व्यक्ति अगर पाठक है तो आप समझिए वो बहुत बड़ा लेखक बन सकता है, क्योंकि पढ़ने की कला बहुत बड़ी होती है और आज हम उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। कई परिचर्चा संगोष्ठियों में भी आपने अपना जो है दमखम दिखाया है और बीच-बीच में मैं आपका परिचय ज़रूर पढ़ती रहूँगी। मुझे लगता है कि बिना किसी विलंब के मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे दर्शक भी धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, पाठक जी से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि पाठक बनना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पाठक जी ने बहुत सरलता से लिया है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, नमस्कार, बहुत नमस्कार। जी। बृहद परिचय ना पढ़ते हुए मैंने कोशिश की कि मैं छोटी-छोटी बातें बीच में कभी हम आपका परिचय दे देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो काम होता है वो परिचय होता है व्यक्ति का।
आपने जो काम किया है भाषा के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, वो आपका परिचय है और वही परिचय आपका हमारे दर्शक जानेंगे। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर पुष्पिता तनेजा जी जुड़ गई हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर आप रही हैं। आपका एक वरिष्ठ सदस्य हैं हिंदी साहित्य संस्थान की और मुझे बिल्कुल माँ के समान स्नेह आप देती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सब बने रहें, जुड़े रहें, कार्यक्रम को शेयर करते रहें। सुधाकर जी से हमें बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। सर, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पूरी टीम की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और बहुत आभारी हैं कि आप थोड़ा सा समय आपने हमारे लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, आपके मंच का बहुत आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद पराशर जी जुड़ गए, बहुत बहुत अभिनंदन है, आदरणीय, स्वागत है आपका। कार्यक्रम को जब भी हम शुरू करते हैं तो हम हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है कि परिवार के बारे में हम बात करें, क्योंकि परिवार वो धरोहर है, वो शक्ति है जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी माता पिता भाई बहन कहाँ परवरिश हुई, थोड़ा सा। वैसे तो मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ वो मेरा बहुत बृहद परिवार है और क्योंकि मैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी से जुड़ा हूँ और मैं जब कभी भी अपने सदस्यों को, अपने साथियों को संबोधित करता हूँ तो हमेशा हिंदुस्तानी भाषा अकादमी परिवार तरफ से संबोधित करता हूँ। एक बड़ा परिवार है जो पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ा परिवार बन के तैयार हुआ है। तो मैं मुख्य भूमिका में उस परिवार को मानता हूँ जो मेरे व्यक्तित्व के अंदर कहीं निखाला। एक साधारण व्यक्ति को एक यहाँ इस पटल में बिठाया गया तो ये मेरे परिवार का ही जो सहयोग था, उनका मार्गदर्शन था, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। परिवार में मेरे एक पुत्र है, एक पुत्री है, दोनों की शादी हो चुकी है और मैं दादा बना हूँ और परसों ही मैं नाना भी बना हूँ। तो मेरी बेटी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है सिटी बैंक में और मेरा बेटा आईटी कंपनी में है। बेटी मेरी पूना में है, बेटा मेरा गुड़गांव में है। हम पति पत्नी हैं। मेरे पिता 108 वर्ष की अवस्था में वो देवलोक गमन कर गए थे। 108 वर्ष की अवस्था में गए थे, मेरी माता जी भी। और यही मेरा छोटा सा परिवार है, लेकिन साहित्यिक परिवार मेरा बहुत बड़ा है जी। जी बिल्कुल, साहित्यिक परिवार बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद आप किरदार जिंदगी में हैं। हमारे साथ आशा साहनी जी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, अभिनंदन करती हूँ। पूजा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें और शायद सुधाकर जी के बारे में वो सारी बातें जो आप नहीं जानते हो, आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जरूर जानें। हर व्यक्ति का एक दूसरा पहलू भी होता है, हम उसे भी खंगालने की कोशिश करेंगे। पाठक जी, जैसे कि हमने शुरू में आपका परिचय दिया, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के आप अध्यक्ष हैं और पिछले 10 वर्षों से लगातार आप भाषा, कला, संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत कुछ किया है आपकी संस्था ने। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। और देखिए, संस्था तो बहुत सारी है, लोग बना लेते हैं, रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो धरातल पर कार्य होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और जिस तरह से, जिस शिद्दत से, जिस लगन से आप कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही अतुलनीय है, सराहनीय है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी आप अपने उद्देश्य के बारे में बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी क्या करती है। स्वागत है आपका। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हम साहित्य के क्षेत्र में भी काम करते हैं, हम भाषा के संवर्धन के लिए भी काम करते हैं, हम कला और संस्कृति के लिए भी काम करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और अलग अलग तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी है, उसके नीचे जो उसका सूक्त वाक्य है वो यही है कि भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति के लिए समर्पित संस्था। तो यही मुख्य उद्देश्य है कि हम भारतीय भाषाओं का संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, संस्कारों की बात करें, शिक्षा के अंदर जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं उनको संस्कारों से, संस्कृति से जोड़ें, अपने भाषाओं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भाषाओं का संरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर भाषाएं बचेंगी तो ही बाकी चीजें बच पाएंगी। भाषा ही केंद्र में होती है, भाषा से साहित्य बनता है, साहित्य पढ़ा जाता है, साहित्य तक हम पहुंचते हैं, उसी के माध्यम से संस्कार संरक्षित होते हैं
हम अपने पूर्वजों की धरोहर को भी भाषा के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो भाषा बहुत जरूरी है। मुझे लगा ये मुख्य कार्य भाषा का संरक्षण का ही है और संवर्धन का कार्य है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता। हमेशा एक मुट्ठी की ज़रूरत पड़ती है, एक उँगली कुछ नहीं कर पाती, कई बार हमने देखा, महसूस किया। तो जब आपकी मुट्ठी तैयार हुई, तब आपने अपना विस्तार किया, जैसे कहते हैं ना, पर फैलाकर उड़ना आकाश में। तो वो उस मुट्ठी को एकत्रित करना भी, उसको संगठित करना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मुझे लगता है कि 10 सालों की जो यात्रा है वो इतनी सरल नहीं रही होगी, बहुत उतार-चढ़ाव आए होंगे। और बिल्कुल, निश्चित। जी। बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस कार्यक्रम को देखकर प्रेरणा पाएँगे कि जब हमारे लिए ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो हमें कितना दृढ़ रहना पड़ता है। तो 10 साल की जो आपकी यात्रा है, कितना आसान रहा चलना या कितना मुश्किल रहा? क्या कहेंगे? जब हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की स्थापना की गई, उसके पीछे एक अलग तरह की एक मेरा अनुभव रहा है, कहानी रही है। मैं और संस्थाओं से जुड़ा रहा, सरकारी संस्थानों में मैं उनकी सलाहकार समिति में, गवर्निंग बॉडी में रहा। लेकिन मुझे जिस उद्देश्य से उन संस्थाओं से मैं जुड़ा था, बहुत बड़े पद मिल गए हैं, बहुत सारा हमें वहाँ पे अधिकार भी मिल गए, लेकिन जो कार्य करना चाहते थे वो कार्य वहाँ कर नहीं पा रहे थे। तो मेरे मन में ये आया कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए, कुछ मित्रों को साथ लेके उनके सहयोग से एक संस्था का गठन किया जाए जो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसमें से सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था भाषाओं का संरक्षण का कार्य, क्योंकि मुझे उन संस्थाओं में रहते हुए ये बात समझ में आ गई थी कि इस भाषाओं के संरक्षण के बिना और कोई चीज आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि मुख्य बिंदु है। मेरा एक सूक्त वाक्य है, मैं कहता हूं कि पत्तों पे पानी डालने से नहीं, जड़ों को सींचने से बचेंगी भारतीय भाषाएं। तो जब जड़ों को आज चारों तरफ हम देखते हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे निजी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी अकादमियां हैं, करोड़ों रुपए के बजट हैं, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, वो ले दे के वो पत्तों तक पहुंच पा रही हैं। और मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, युवाओं के साथ काम करना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों के साथ काम करें। जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, जो स्कूल स्तर के बच्चे हैं, विश्वविद्यालय स्तर के जो बच्चे हैं, उनको भाषाओं के महत्व को समझाया जाए। अगर भाषाएं वो समझ जाएंगे तो अपने आप साहित्य से जुड़ जाएंगे, और भाषाएं ही उनको संस्कृति से भी जोड़ देंगे और संस्कारों से जोड़ देंगे। तो ये मुख्य बात थी जिसने मुझे इस संस्था के गठन की प्रेरणा दी। और मैंने उन संस्थाओं से किनारा करके, मैं अब देख सकते हैं बहुत सारे लोग लिखते होंगे कि मैं 10 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उसका संरक्षक हूँ, उसका सलाहकार हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ, उसका उपाध्यक्ष हूँ। मैं ले देके मेरा कहना यह होता है कि अगर आपको कार्य करना है तो एक संस्था आपके लिए बहुत होती है कार्य करने के लिए। आप 10 संस्थाओं के अंदर 10 पद ले लें और काम कहीं भी ना करें तो इससे काम होने वाला नहीं। आप अपने आप आत्म बने रहिए कि मैं तो इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, 50 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, और लेकिन काम तो कहीं कर नहीं पाओगे। अगर आपको काम करना है तो एक संस्था में जुड़ के आप पहले इस बात को हम लोग समझ लें कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस तरह की सेवा करना चाहते हैं। और जब हम इस बात का ज्ञान हो जाए कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आप उस दिशा में बिना ये सोचे समझे कि मुझे कितने पटल पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, कितनी संस्थानों के मंचों पर हूँ, कितनी जगह मेरे गले में पटके डाले जा रहे हैं, कितनी जगह मुझे स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, कितने मेरे घरों के अंदर स्मृति चिन्ह इकट्ठे हो गए हैं, कितनी बार मुझे सम्मानित किया गया है। इन सब चीजों से मोह भंग हो जाएगा और हम सही ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे। तो कोई एक व्यक्ति अगर कार्य करना चाहता है तो वो ये आकलन करे कि मुझे कार्य क्या करना है। हम क्या होता है कि सामान्यतः होता है कि हमारे मन में आता है कि एक संस्था आई, मैं उसका सदस्य बन गया, उसका फॉर्म भर दिया, वहां चला गया, वहां जाने लग गए, और एक मन में ये लेके जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाए। और जब वहां निराश हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी संस्था, फिर तीसरी संस्था, फिर यहाँ का अध्यक्ष, वहां का अध्यक्ष। जब पूछेंगे किसी का, मेरे पास जब जीवन व्रत आता है तो उसके अंदर 50 जगह लिखी होती कि यहाँ 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 रहे। तो कार्य महत्वपूर्ण है, संस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं।
ये मेरा मानना है, मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत ना होंगे, बहुत सारे सहमत होंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है, ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही कहा सर। अपनी अपनी राय होती है और आपने बहुत सही बात कही कि 10 जगह पैर फैलाने से अच्छा है किसी एक जगह हम टिक कर बहुत अच्छे से काम करें, मन को भी संतुष्टि होगी और जब मन संतुष्ट होता है तो शायद चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं, धुंधलापन निकल जाता है और हम वो देख पाते हैं जो हमें ईश्वर दिखाने की कोशिश करता है और शायद हमारा जीवन तब सार्थक हो जाएगा जब हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे कि हमें भगवान ने जन्म क्यों दिया। तो आपने इस क्षेत्र को चुना है तो आपने नहीं चुना है, निसंदेह ईश्वर ने आपको ये वरदान दिया है कि आप दुनिया में आकर इस तरह के कार्य करें। और कहते ना कि जीते जी तो सबको लोग याद करते हैं, लेकिन जाने के बाद अगर लोगों ने, एक व्यक्ति ने भी याद रखा तो शायद जीवन सफल है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका भी हम अभिवादन करेंगे। हमारे पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है आपका। हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ आदरणीय विनोद पराशर जी लगातार बने हुए हैं। उनका एक संदेश आया है कि पिछले 2 वर्षों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत गौरव की अनुभूति उनको होती है आपके साथ कार्य करके। बहुत सारे रचनात्मक कार्य उन्होंने सीखे आपसे, तो उनका ये संदेश आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और लक्ष्य सिद्ध के लिए फोकस होना आवश्यक है, ये सुदर्शन शर्मा जी ने लिखा है। ऐसे बहुत सारे दर्शक अभी और जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। ऋतु कक्कर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय कुकी ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, ये हमारे किरदार का हिस्सा रह चुके हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल सही कहा आपने, अपना एक अर्जुन बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, तभी हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। बहुत जिस परिस्थिति में अभी हम हैं, जिस माहौल में हम लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक ही बहुत सारी संस्थाओं में हम कार्य कर रहे हैं, ना हम इधर के हैं ना उधर के। वो हमारी कहावत है, गांव में बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर। मतलब हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं समाज को जो हम देना चाहते हैं, जो हमें देना चाहिए। अगर हम इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें पूरी शिद्दत से, लगन से और हमें पूरा 100% देना होगा। ये जो दृढ़ संकल्प व्यक्ति करता है तो शायद जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। दृढ़ संकल्प, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपको जब हम देखते हैं तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। एक दिन में ये सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। तो जो ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर, या जिसको ऑरा कहते हैं, पॉजिटिव ऑरा लेकर जो आप घूम रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या वो खास वजह है जो लगता है कि हाँ, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे जरूर बार बार आपसे सुनने का मन करेगा, आपसे मिलने का मन करेगा? तो कौन सी सोच है जिस सोच को लेकर आप निरंतर चलते रहते हैं? बाबा जी, मुझे बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है अपने बारे में। मैं एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ और कुछ समाज को कुछ देने वाले छोटे छोटे कार्य कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे किरदारी जिंदगी जैसे एपिसोड में अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग मंजिल में हैं। संघर्ष यात्राएं उन लोगों की होती है जो मंजिलों पर तक पहुंच जाते हैं। हम तो सफर में हैं, अभी जिंदगी के सफर में हैं, काम कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्य हैं जो कुछ हमसे पीछे काम कर रहे हैं, कुछ हमसे आगे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो उनकी कहानियां बना करती हैं, वो किदवंतियां बना करती हैं कि इतने जीवन में इतने संघर्ष के बाद ये व्यक्ति वहां पहुंचा। मैं अभी उस मंजिल पे अपने आप को स्वयं को पाता नहीं, मैं आकलन नहीं कर पाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे व्यक्तित्व की बात होती है, कृतित्व की बात होती है, लोग कहते हैं क्या किया। मैं अभी अपनी तरफ से बिल्कुल संतुष्ट ऐसा नहीं हूं कि मैंने कोई विशेष कार्य कर लिया है जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि मैंने इतने बड़े कार्य किए हैं। मैं प्रक्रिया में हूं और निश्चित रूप से ये भविष्य में ईश्वर सहयोग करेगा, हम कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में कुछ काम कर पाए तो अच्छा है। और मुझे भी, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं।
सभी संस्थाएं काम करती हैं, अपने अपने स्तर पे करती हैं। जब शुरुआती दौर में जुड़े तो हमें भी लगता था कि कहाँ से सम्मान मिलेगा, कहाँ से जाएंगे, किस मंच पे बुलाया जाएगा, कहाँ पे मुझे गले में एक पटका डलेगा, कहाँ पे एक हमें स्मृति चिन्ह मिल जाएगा। ऐसा नहीं, सबके साथ ये जीवन में एक बात है, लेकिन किसी को समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ी देर में आता है, किसी को बहुत बाद में आता है, कि इन सबका कोई औचित्य नहीं। जब किसी व्यक्ति को अगर ज्ञानपीठ मिल जाए और वो फिर कहीं किसी संस्था, जो एक निजी संस्था है, छोटी सी संस्था, कहीं बैठ के उसके हाथों जाके कोई और सम्मान ले रहा, तो मुझे बनता नहीं। जब ज्ञानपीठ ले लिया तो ले लिया आपने। तो उन सब चीजों को लेके आदमी को लगना चाहिए कि एक स्तर पे आप आगे। मुझे दिल्ली सरकार ने हिंदी अकादमी का विशेष योगदान सम्मान दिया, 1 लाख रुपए का सम्मान है 2018 में। विश्वनाथ त्रिपाठी जी थे उसमें, शीला झुंझुनवाला जी थी, बाकी लोगों को भी उसमें मिला। तो मुझे लगा कि हिंदी अकादमी में मेरे काम को पहचान दी, दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने सम्मान मुझे दे दिया, तो मुझे लग रहा मुझे बाकी सारे सम्मान मिल गए। तो मैं अब भी किसी संस्था की मंच पे जाता हूँ, मैं पूरी विनम्रता के साथ उनसे कह देता हूँ, सर मेरे कार्य के क्षेत्र का कोई अगर सम्मान है तो मैं सम्मान लेने नहीं आया, मुझे एक अतिथि के तौर पे, श्रोता के तौर पे, अपने सहभागी के तौर पे आप मुझे बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपनी बात लोगों तक, मैं सिर्फ कार्यक्रमों के मंच पे इस लालच के साथ चला जाता हूँ कि मैं अपनी बात वहां कह सकूं। अगर मेरे कहने से 2, 4, 5 लोग भी इन विचारों से जुड़ पाएंगे तो मैं आज की मेरी उपलब्धि होगी। उस उपलब्धि के लिए मैं वहां पहुंचता हूँ जाके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा बात लोगों को समझ में आने लग जाएगी। ये जो छोटी छोटी जो किट्टी पार्टी चल रही है ना साहित्य के नाम पे, ये साहित्य को नुकसान भी पहुंचाती है। हमें लगता गए चले गए, एक मंच पे गए, कुछ छोटा मोटा किया, तुमने मुझे सम्मानित कर दिया, मैंने तुम्हें किया, ताली बजा दी, कुछ कविताएं हो गई, कुछ कहानियां हो गई, कुछ गपशप होगी, मिलना भी हो गया। ये तो लेकिन अगर गंभीर रूप से कार्य करना तो उसमें गंभीरता तो लानी ही पड़ेगी। आपको संस्था बनाने से पहले उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। 10,000 संस्थाएं काम कर रही हैं, 10,000 वही काम कर रही हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, सरकारी अकादमियां भी जो बनी है, जिन उद्देश्यों के लिए बनी है, वो उद्देश्यों को छोड़ के बाकी सारे काम कर रही हैं आप। तो कम से कम कोई तो भाषा पे काम करे। बताइए, आप अगर आंख बंद करके सोचिए कि गिनती से, उंगलियों पे गिनती है कि भाषाओं के संरक्षण के लिए ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जिनके पास करोड़ों का बजट है। वो ये साहित्य पे आ जाता है। मैं साहित्य से बिल्कुल, साहित्य के बिना जीवन अधूरा है। साहित्य जिंदगी, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। साहित्य हमारा दर्पण है, हमारे सारे समाज को दिखाता है। लेकिन साहित्य तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पे तो कोई चढ़ना नहीं चाहता। सीधा साहित्य थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे जाके वहां जाके। बच्चों और युवाओं को जब तक जोड़ोगे नहीं तो कोई उद्देश्य पूरा होगा नहीं। तो बच्चों के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, संस्कारों के लिए काम नहीं करता, संस्कृति के लिए नहीं कर पाना, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं 8वीं कक्षा में हिंदी छोड़ रहे हैं, भाषाएं छोड़ रहे हैं, भारतीय भाषाएं कहीं संकटग्रस्त श्रेणी में। हम खुश हैं कि हमने कितनी कविताएं बांच ली, हमने कितनी सुना दी। और जो मैं बड़ी हंसी आती है, संस्थानों में कई जगह मैं जाता हूँ, मुझे अवसर मिला तो मैंने सामान्यतः बहुत कम कर दिया जाना। मैं जहाँ पे, क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, कवि गोष्ठी में मैं जाना बहुत कम करता हूँ, जाता भी नहीं। कोई अपने से बुलाता, अधिकार पूर्वक बुलाता तो जाना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वहाँ 50 व्यक्ति हैं, हर 50 व्यक्ति इस इंतजार में बैठा कि मेरा नंबर कब आएगा। उनमें से 25 तो ऐसे हैं जो जैसी कविता सुनाते हैं उसके बाद वो अपना बैग लेके चले जाएंगे। उनको नहीं पता कि कौन और अभी सुनाने वाले भी लोग बैठे। तो गोष्ठियां हो गई कि तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाऊं। जब मैं सुना रहा हूँ तो तुमने ताली बजानी है, वाह 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 करना, ताली बजानी। जब मैं सुनाऊंगा तो आपको वाह वाह करनी, ताली बजानी। आप मेरी वीडियो बना देना, मैं आपकी बना दूंगा। कुछ फोटो आपकी ले लेंगे मंच से, कुछ मैं ले लेंगे और हम फेसबुक पर डाल देंगे और आज समझ लेंगे कि हमने साहित्य के अंदर झंडा गाड़ दिया, अब रस फतेह करके आगे। ये नहीं होता, ये गंभीर कार्य नहीं कि आप सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे अगर हमें डालना है तो वो कर रहे हैं, लेकिन गंभीर कार्य तो नहीं। और एक चीज और भी मैंने देखी, जब हम संस्थाओं की बात करते हैं, मंचों की बात करते हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं चुभती भी है। मंच में कितना वरिष्ठ व्यक्ति बैठा होगा, कितना प्रकांड विद्वान बैठा होगा। मान लो कविताओं की बात करें तो बहुत बड़े कोई कवि अगर बैठे हैं, तब भी लोगों को इस बात की जल्दी कि मुझे सुनवा दो। लोग इतनी हड़बड़ी में हैं, इतनी जल्दबाजी में हैं,
वो किसी को सुन के सीखना नहीं चाहेंगे। वो अगर कोई बहुत वरिष्ठ कवि कोई बैठा हुआ है जिसकी कविताओं के लिए लोग दीवाने, सुनना चाहते हैं कैसे कविता होती क्या है, कैसे प्रस्तुति होती है, उसके बजाय वो ले दे के ये कविता पर्चा निकाल के मेरी कविता पढ़वा दो। वो हमें लगता है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं पहले उनको सुनो। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे कैसे? आपने 50 किताबें लिख ली हैं, 100 किताबें लिख ली हैं, जानता कौन है किताबें? गुलोरी जी ने 3 कहानियां लिखी, अमर हो गए। बहुत सारे लोग किसी एक किताब लिखी वो अमर हो गए। लोग 200 किताबें लिख के बैठे हैं, उनके पड़ोस का बच्चा नहीं जानता कि कौन व्यक्ति है। तो हमने पढ़ना बंद कर दिया। 3 चीजें जो मैं मान के चल रहा हूँ। एक तो हमने पढ़ना बंद कर दिया, एक गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गई, एक हमने सुनना बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा कि लोग ये चाहते कि जल्दी से जल्दी मैं छप जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं कई मंचों तक पहुंच जाऊं, जल्दी से जल्दी लोग मुझे पहचानने लगे। हमारे साहित्य में वो स्तर आ पा रहा है नहीं पा रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। तो मेरा तो निवेदन यही कहूँ, मैं तो कहना चाहूंगा कि कम से कम हम जो गुरु शिष्य परंपरा नहीं बना पा रहे तो कम से कम वरिष्ठ लोगों को सुनने का सामर्थ्य तो रखें, धैर्य रखें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे लेखकों को पढ़ें, अच्छे लोगों की कविताएं पढ़ें। तो हम अच्छा, जब तक हम अच्छा पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ना तो हम अच्छा प्रस्तुति का दे पाएंगे, ना अच्छा कुछ लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पाठक की बहुत आवश्यकता है। पाठक हम बहुत इससे जरूरी दूर है। होते जा रहे हैं, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं, कई बार लगता है आते हैं, ठीक है मैं भी कहता हूँ ताली बजा दी, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में आज ही आए तो उनको मंच पे पहुंच जाना चाहिए। आज 2 4 5 गोष्ठियों में जाके सुन भी लीजिए, कोई बात नहीं। 1 2 3 कार्यक्रमों से बिना सुनाए भी लौट के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आदमी बैठे होंगे, 2 आदमी सामने बैठे होंगे, 1 सुना रहा होगा तभी, लेकिन मुझे सुना के आना। जब तक लोग कहें कि आप मुझे आइए पाठक जी आप सुनाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, तो मेरे सुनाने का मजा है। मैं पर्ची भेज के कहूँ कि मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, नहीं सुनना भाई। आपको लोग सुनना चाहेंगे तो बुला के सुनेंगे, आपको बार बार सुनेंगे। लेकिन आप मतलब हर जगह एक सुबह एक बैग ले लिया और यहाँ पे सुनाया वहां, वो मेरे कार्यक्रमों में लोग आते हैं जी जल्दी करिए, मुझे पहले पढ़वा दीजिए, मुझे 3 कार्यक्रमों में जाना है। मन करता है कि कह दूंगा पहले वो 3 कार्यक्रम अटेंड कर लो, इसमें रहने दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार में फर्क आ जाता है। तो आपको इतनी जल्दी के एक कार्यक्रम में आप आए, आप चयन कर लीजिए कि कहाँ जाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं। आज सुबह घर से निकले तो क्या करके शाम को घर में जाना चाहते हैं, 3 कार्यक्रमों की फोटो डालना चाहते हैं, या सचमुच किसी अच्छी जगह आप श्रोता बन के भी बहुत कुछ ले जा सकते हैं। जरूरी थोड़ा कि मंचों पे 3 जगह आप कुछ बांच के आ जाएंगे तो ही बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं स्तर में कहीं कमी आ रही है, इनको चिंतन का आवश्यकता है इनको। और जहां भी मैं बार बार कहता हूँ कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है उससे परिचर्चा जरूर रखी जानी चाहिए। सामान्यतः परिचर्चा के नाम पे लोग आएंगे नहीं। आप देख लीजिए, आप बुलाइए 100 लोगों बुलाइए कि आज हम परिचर्चा, और कोई बहुत बड़े विद्वान 2-3 बड़े विद्वान बुलाए, किसी विषय के ऊपर हम लोग एक परिचर्चा रखवा रहे हैं, 10 आदमी नहीं है। आप डालिए कि मैं कविताएं सुनाना चाहते हो तो आपके पास 50 पिछले 3.5-4 वर्षों से हम लगातार रविवार को परिचर्चाएं करवा रहे हैं, अलग अलग विषय पे हमने बात की है, लेकिन ऑनलाइन हमारे दर्शक हमारे साथ ऑफलाइन की बात, ऑफलाइन आप कभी मेरे बात को तथ्य को जांचने के लिए एक ऑफलाइन कार्यक्रम करिए कि मैं एक परिचर्चा बुलाएं, आप गिनती करिएगा कितने श्रोता आए हैं उसमें। उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए बस, तो समझना है। बहुत सटीक बात आपने कही है अभी, और बहुत कुछ हम वाकई। मैं एक बात और जो कह दूं, शायद मेरे मन से निकल जाएगा, ये आपका 147वां एपिसोड है ये, है ना, किरदारी जिंदगी। इससे पहले 146 लोग आपके यहाँ से जा चुके हैं, और बड़े वरिष्ठ लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी हैं, सब लोग आए होंगे। कभी कोशिश कीजिए जो कम से कम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, इनको कभी एक ऑफलाइन कार्यक्रम में कभी बुलाइए, आपको अच्छा लगेगा। कोरोना ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत मतलब ये सबसे बड़ी, कोरोना ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन ये चीज हमें दे दी, ऑनलाइन कार्यक्रम करने की हमें एक सुविधा प्राप्त हो गई है। इसको ऑनलाइन से निकल के ऑफलाइन तक पहुंचने के लिए भी 147 व्यक्ति हो गए, मैं तो कह ही रहा हूँ। तो 146 में से जो दिल्ली एनसीआर के कम से कम लोग हैं, किसी एक कार्यक्रम के लिए विशुद्ध रूप से बताइए, जिन किरदारे जिंदगी के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया था, जो लोग इसमें आए थे, जो मेरे अतिथि रहे थे, हम उनसे साथ व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहते हैं।
गंभीर लोगों में आएंगे, वहां पे आपको उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। ये मेरा सुझाव मात्र है, और अब अगर मुझे बिल्कुल ऐसा देंगे मैं भी कर दूंगा। आप बुलाइए, सही है। हम नहीं, हाँ? बिल्कुल हम इस ओर कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। हम अपनी योजना जी बना रहे जी हैं और बहुत जी जल्दी ऐसा होगा। सिकंदर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार बने हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और शकुंतला मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। और सभी ये कह रहे हैं सार्थक चर्चा है, साथ में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज ऐसा संदेश आया है। और देखिए सुदर्शन शर्मा सुधी जी जो हमारी संयोजिका हैं और आगे सचिव बनने वाली हैं, इन्होंने लिखा है, प्रिय वैभवी, ध्यान से सुनने वाला वक्तव्य है, अब हमें उद्देश्य पर काम करना है। बिल्कुल देखिए कितने कड़ी से कड़ी जुड़ती है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका असर आपके ऊपर होता है, फिर आपकी भी एक दिशा बनती है। और इसी क्षेत्र में हम जरूर आगे कार्य करेंगे। और आपकी एक पुस्तक आई है जो पिताजी के ऊपर है, मैं और मेरे पिता, यात्रा वृतांत। नहीं हमारे मेरी ये जी 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 बोलिए बोलिए। जी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मेरी पुस्तक जिंदगी कुछ हुई आई है, वो प्रकाशनाधीन है, और मैंने कई मंचों में बोला कि मेरी कुछ पुस्तकें अभी क्योंकि बीच में रोक दी गई हैं वो पुस्तकों को, जब मैंने भाषा पे काम करना शुरू किया मुझे लगा कि जो जब मैं वाणी प्रकाशन ने जब जिंदगी कुछ हुई को प्रकाशन किया और 3 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, उसके ऊपर एक समीक्षा सम्मान भी घोषित किया गया, तो लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि पाठक वर्ग नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि जब तक पाठक वर्ग तैयार नहीं होगा पुस्तकें आनी नहीं चाहिए। तो हमने उन पुस्तकों को रोक दिया। कई पुस्तकें अभी मैं यात्रा वृतांत है, मैं और मेरे पिता हैं, कुछ और पुस्तकें भी हैं जो अभी अभी रुकी हुई हैं। जमाना बदल गया है, बहुत बेहतरीन एक मेरी पुस्तक पूरी तैयार है, लेकिन प्रकाशित होने की प्रक्रिया में है। और अभी आप बता दीजिए, अभी सीमा सिकंदर जी जुड़ी हैं, मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। वो हमारे संस्था से बिल्कुल जिसकी जो स्थापना काल से जुड़ी हुई है। विनोद पारसर जी और राजकुमार श्रेष्ठ ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं यहाँ चेहरा हूँ, मेरे पीछे जो मुझे कंधे पे लेके खड़े हुए पूरा बिना वजन महसूस के, वो ऐसे लोग हैं जो कहीं भी किसी अगर आप किसी कार्यक्रम में आएंगे, जब आप कार्यक्रम में जब पहुंचेंगे पूरा मंच सजा होगा, उससे आधा घंटे पहले आइए तो हम लोग कुर्सियों पे चढ़ के बैनर बांध रहे होते हैं। हम वो लोग हैं जो सामानों के बैग लेके हम जा रहे होते हैं। तो किसी संस्था के लिए चलाने के लिए 500 आदमियों की जरूरत नहीं है, 5 आदमी बहुत है, 3 आदमी बहुत है, लेकिन वो सचमुच कार्य करने वाले लोग होने चाहिए। होता क्या, बहुत सारे लोग संपर्क करते कि हम संस्था बड़े कार्य कर रही है, बड़े स्तर पे कार्य कर रही है, बड़े बड़े मंचों पे कार्य कर रही है, बड़ी संख्या हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो 1 या 2 कार्यक्रमों के बाद वो नजर नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि हम जिस कार्य से जुड़े कि उनका उद्देश्य वो नहीं होता, उद्देश्य कुछ और होते हैं। तो वो उद्देश्य अगर नहीं मिल पाएंगे तो आप ज्यादा दिन संस्था में रुक नहीं पाएंगे। तो हम तभी बार बार कहते हैं, मैं तो कभी भी संस्था में जोड़ने से पहले कम से कम अगर पारसर जी होंगे अपना जो अभी संदेश भेज के आप कंफर्म करेंगे, पारसर जी 1 साल तक प्रोबेशन पे ऑन होल्ड रहे। तो मैं कार्यक्रम में सामान्यता जोड़ने के लिए ना, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करता संस्था से जोड़ने के लिए। मैं कहा आप आइए, थोड़े समय रहिए, करिए। लगता है कि आप जल्दबाजी में आप आ गए होंगे, आप उद्देश्यों से नहीं जुड़ पाए होंगे, हमारी कार्यशैली क्या है, हम क्या चीजें, तो ही बात हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जो सचमुच आपके उद्देश्य के साथ आगे चल पा रहे हैं। आते ही किसी दिन आपको किसी का मंच मिल जाएगा, संचालन मिल जाएगा, मंच पे आपको मुख्य अतिथि के रूप में बिठा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लगेगा कि हम काम करेंगे, अपना स्थान स्वयं अपने आप बनाते चले जाते हैं। आपकी संस्था में भी ऐसा होगा, हमारी संस्था में ऐसे सभी संस्था में होता है। जो कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी पीछे रखा ही नहीं जा सकता, वो अपने आप को आगे लेके आ ही जाएगा कार्य के हिसाब से। तो बिल्कुल मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल सही संस्थाओं कहा के आपने। उद्देश्य पर तरीका करिए। जी, बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ अनीता टंडन जी जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि भाषा पर आप काम करते हैं ज़्यादातर, तो भाषा आजकल के जो बच्चे हैं जैसे हिंदी भी ठीक से लिख नहीं पाते, कई बार हिंदी बोल नहीं पाते, या कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर तरह के बच्चे हैं दुनिया में। तो कौन-कौन सी भाषा पर आप काम कर रहे हैं? विभा जी, हम लोग विद्यालय स्तर पे काम कर रहे हैं।
जी। भाषा पे काम करने के लिए जरूरी था कि हम विद्यालयों तक पहुंचे। अब मैं, क्योंकि आपने मेरा व्यक्तिगत संघर्ष की बात की, अब मैं संघर्ष की बात बताता हूँ। दिल्ली जैसे शहर में, जो राजधानी है, एक महानगर है, जहाँ कॉन्वेंट एजुकेशन है, इंटरनेशनल स्कूल है, कॉन्वेंट है, उन विद्यालयों के बच्चों को हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए अपने मंच तक ले आना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। क्या आपको लगता है कि इतनी इंटरनेशनल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर उनके उनकी जो प्रबंधक है, उनके जो प्राचार्य हैं, अपने बच्चों को, अपने भाषा शिक्षकों को हमारे यहाँ भेज देंगे, हमारी निजी संस्था के तौर पे भेज देंगे? इसके लिए बहुत संघर्ष जुड़ा हुआ है, बहुत संघर्ष। जब हमने करीब 9 वर्ष पहले जब हमने मेधावी छात्र एवं शिक्षक भाषा गौरव शिक्षक सम्मान की घोषणा की, तो सिर्फ मुझे लग रहा बहुत मेहनत के बाद हम 25 विद्यालय और करीब 125 बच्चों को जोड़ पाए। अनुदर भवन में हमने कार्यक्रम किया था। वो हम विद्यालयों में जाते थे, हम बात करना चाहते थे, कि हम मिलना चाहते, तो गेट पे हम खड़े रहते थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था। हम जब अंदर पहुंचते थे, ये फील्ड में जाके काम होते हैं, क्षेत्र में जब आप जाते हैं, जब आप जमीन पे उतरते हैं, सड़क पे उतरते हैं, तब की बात करें। हम लोग यहाँ से जाएंगे, 3 लोग अपना थैला लटका के जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल नहीं मिलेंगे। क्या काम है? कुछ भाषाओं में बात करनी, हिंदी के बच्चों, हिंदी के नाम पे लोग आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अब हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये 9 भारतीय भाषाएं दिल्ली में पढ़ाई जा रही हैं, 9 भाषाओं पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चों को हमने समेटना शुरू किया, हिंदी का शिक्षकों से जोड़ने की कोशिश की। हिंदी का शिक्षक अपने आप को इतना दबा हुआ महसूस करता है, इतना अपने आप को वो बिल्कुल अपने आप वो लगता है कि मैं तो यहाँ पे फालतू व्यक्ति हूँ इस विद्यालय के अंदर। मैथ का जो, गणित का जो शिक्षक है बहुत बड़ा है, अंग्रेजी का शिक्षक बहुत बड़ा है, जो विज्ञान का शिक्षक बहुत बड़ा है, भाषा शिक्षक, संस्कृत और हिंदी का शिक्षक बेचारा दुबका सा, आत्म जो बल को नीचे दबाया हुआ कहीं कोने में बैठा हुआ, कोई ज्यादा है। और लगता है कि किसी कोई भी शिक्षक हिंदी पढ़ा देगा, जो प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक को, बच्चों को कोई भी पढ़ा देगा। हिंदी कोई विषय है क्या? 8वीं में छूट जाएगी। निजी विद्यालयों के अंदर 8वीं कक्षा में हिंदी खत्म हो रही है, संस्कृत हिंदी वो एक विषय रह गया कोई। अब फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आ गई है, तो वो पढ़ने लग जाएंगे। तो ना माँ बाप को चिंता है कि मेरे बच्चों को हिंदी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है। और जो शिक्षक हैं उनको, वो भी विचार उनका होता है मेरी नौकरी कब तक है, कब नहीं, किसी से भी पढ़वा देंगे। साइंस वाले टीचर आएगी, वो आपने हिंदी मीडियम पढ़े, हाँ पढ़ा, आप ही हिंदी पढ़ा दीजिए। तो हिंदी का टीचर अपने आप को बहुत दबा कुचला महसूस कर रहा था, उसका आत्मबल बिल्कुल डोला हुआ था। हमने धीरे धीरे विद्यालयों पर काम करना शुरू किया। हमने दिल्ली के अंदर कार्यक्रम किए, मेधावी छात्र शिक्षक सम्मान। हमने नोएडा के अंदर की, हमने गाजियाबाद में किए, हिंदी भवन में, सीमा जी बैठी हुई उस कार्यक्रम में ये थी उसमें। और हमने गुड़गांव के अंदर कार्यक्रम किए, 2-3 कार्यक्रम हमने गुड़गांव किए। दिल्ली के अंदर लगातार कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो हमने, पिछले वर्ष हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर 9,500-600 कुछ ऐसे बच्चे होंगे, इतने बच्चे और 900 से ज्यादा शिक्षकों को आमंत्रित किया, जिसके अंदर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए। 9 भारतीय भाषाएं थी, 900 से ज्यादा भारतीय भाषाओं के शिक्षक थे। 9,500 के करीब 2-3 सत्रों में करना पड़ा, क्योंकि उनकी वहां की बैठने की जो कैपेसिटी है वो करीब 3500-3600 लोग बैठ पाते हैं वहां पे। तो 2-3 सत्रों में करना पड़ा उसको हमें। तो वहां करीब 280 विद्यालय के बच्चे आए, बसें भरी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, उत्साह है। वो एक दिन में बनके, तो इतना बड़ा कारवां एक दिन में नहीं बन सकता था। पिछले वर्ष हमने जो किया, इंडिया इंटरनेशनल, जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद पे किया, 310 विद्यालय, क्योंकि जगह बड़ी नहीं मिली, सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली, बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा, 10-12 हजार बच्चों को कहीं जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने हमसे ये कहा कि आप सिर्फ 100% वाले बच्चों को बुलाइए और उनके शिक्षकों को बुलाइए, जो भाषा दूत हैं, जो 90%, उनके बच्चों के सर्टिफिकेट जो हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो उन शिक्षकों को फोल्डर दे दीजिए, वो अपने विद्यालय में करेंगे। तो आप कल्पना कीजिए, आंख बंद करके सोचिए कि 310 विद्यालय, 900 से ज्यादा शिक्षक, 9,000 से ज्यादा छात्र, 350-47 छात्र जिनके 100% अंक है भारतीय भाषाओं में, 9 भारतीय भाषाएं, और उन सभी विद्यालयों के अंदर दोबारा से कार्यक्रम हुए जाके वहां पर। आप समझिए, बड़े इंटरनेशनल विद्यालयों के अंदर, मैं नाम लेके किसी को कहना नहीं चाहता, बाल भारती भी है, ऑक्सफोर्ड है, सभी विद्यालय, जितने बड़े आप ब्रांड नाम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा
वहां पे जब बच्चे जाके वहां उनके फिर विद्यालयों में जाके उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को दोबारा सम्मानित किया जा रहा है, शिक्षकों को दोबारा सम्मानित किया जा रहा है, सभी शिक्षिकाएं अपनी स्मृति चिन्ह लेके जा रही हैं, अपने सम्मान पत्र लेके जा रहे हैं, तो एक माहौल बनता है। अभी से हमारे पास विद्यालयों से फोन आने शुरू हो गए कि अगला कार्यक्रम अब कब करने जा रहे हैं। तो वो विद्यालयों में जहां भाषा शिक्षकों को कोई पूछता नहीं था, वो वहां पे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वो उनको लगता है कि मेरा बच्चा अगर कोई विद्यालय छूट जाता है तो उनको लगता है, उनको शिक्षक से पूछा जाता है कि आप गए क्यों नहीं, आपने अपने बच्चों की प्रविष्टियां क्यों नहीं भेजी वहां पर। तो हम उस माहौल को बना पाने में सफल हुए। 33,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक हम लोग सम्मानित कर चुके हैं, 33,000 से ज्यादा बच्चों को। तो जब इस तरह का पूरा माहौल बदला तो वो भाषा शिक्षकों को भी मनोबल बढ़ा उनका, उनको लगा कि हम भी महत्वपूर्ण हैं। एक साइंस जो विज्ञान पढ़ रहा है, जो गणित पढ़ रहा है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो फ्रेंच जर्मन स्पेनिश पढ़ रहा है, उनको तो कभी कोई सम्मान नहीं मिला, उनको तो कभी स्मृति चिन्ह में नहीं मिला, उनको तो कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। जब हिंदी का बच्चा, संस्कृत का बच्चा, उर्दू का बच्चा, गुजराती का बच्चा, बंगाली का बच्चा, तेलुगु स्कूल, ये जब बच्चे अपने सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो गले में मेडल्स डाल के जब वहां पहुंचते हैं तो एक उत्सव का माहौल होता है। बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं, वहां से वीडियो बना के भेजते हैं, तो उस समय बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। 310 विद्यालय, एक निजी संस्था अगर 310 विद्यालयों को जोड़ लेती है, वो ऐसे विद्यालय जुड़े हुए जिनके बच्चों ने नंबर लिए हैं 90% से ऊपर, 70% नहीं लिए, ऐसे वैसे विद्यालय जिन्होंने भी नंबर नहीं लिए, तो वो सब लोग जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। तो हम एक माहौल बना पाने में सफल हो गए हैं, कम से कम यही हमारी उपलब्धि। ये होता है, ये उद्देश्य भरे कार्य ये होते हैं, इनको किया जाए। बिल्कुल सही कहा। और कविता मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतीय भाषा के लिए आपका योगदान सराहनीय है। और आपके लिए एक और प्यारा सा संदेश आया है, लिखा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने कि आप धारा प्रवाह बोलते हैं। उसके अलावा एक संदेश और आया है, हम मेरी प्यारी छोटी बहन डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मनोरमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। देखिए बहुत सारे संदेश हैं और बहुत सारे संदेश हिंदी को ये स्कूल निकृष्ट कर रहे हैं, निकृष्ट समझते हैं, ऐसा वो कह रही हैं सुदर्शन जी। और एक और बड़ा अच्छा सा संदेश आया था कि स्कूल वाले अगर मतलब उनका अगर वश चले तो हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएं, ऐसा एक संदेश आया है। तो देखिए कहीं ना कहीं आक्रोश है लोगों के मन में, लोग जुड़े हुए जरूर है हमारे कार्यक्रम में और अपनी भावनाएं जब व्यक्त करते हैं, जब आपसे कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं पूरे 1 घंटा, तो आपको लगता है कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम वो कार्य कर पा रहे हैं जो कार्य हम करना चाहते हैं। विनोद पराशर जी ने लिखा है कि पाठक जी के साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वे 24 में से 20 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए सुधाकर जी के बारे में एक और बात पता चली, मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी बातें जरूर आपके बारे में पता चलेंगी आज के कार्यक्रम में जो लोगों को नहीं मालूम है। तो देखिए 20 घंटे आप कार्य करते हैं, ये भी एक अलग बात है, लोगों से अलग करती हैं आपको। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना काम करते हैं। अगर आप भाषा के लिए काम नहीं कर रहे होते, अगर आप इस क्षेत्र में नहीं होते, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष नहीं होते, तब आप क्या होते? मुझे लगता है मैं एक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता था। मुझे लगता है कि अगर मुझे जिंदगी को कहीं वापस ले जाने का अवसर मिले तो मैं शिक्षा में जाना चाहता हूँ, वो भी भाषा शिक्षक। मैं भाषा शिक्षक बनना चाहता हूँ। मुझे लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि भाषा शिक्षक बन के मैं किस तरह से भाषा के क्षेत्रों में बदलाव ला सकता हूँ, बच्चों को कैसे भाषाओं के साथ जोड़ सकता हूँ। लगता है कि भाषा के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। भाषा के माध्यम से आप संस्कृति जानेंगे, साहित्य जानेंगे, संस्कारों को समझेंगे, वेद पुराणों को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे। अगर हम सही अर्थों में हम सही चीजें बता नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है अभी हमने एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, भाषा संस्कृति संवाद श्रृंखला, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से संस्कार बोध, वो हम भाषा शिक्षकों के लिए कर रहे हैं, भाषा शिक्षकों के लिए कर रहे हैं। हमें लगा कि हमारे बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम भाषा शिक्षकों को बुलाकर उनके साथ 4 सत्रों में एक कार्यशाला कर रहे हैं जल्दी से, कि उसके अंदर हम बताएं कि हम बच्चों से चाहते क्या है। क्योंकि शिक्षक बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको किसी तरह की कोई
पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उनकी संवेदनाओं को झंकृत करने की आवश्यकता है बस। उनको बता दें कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस देश को सही दिशा में ले सकते हैं। आपके हाथों में इन बच्चों के पूरा भविष्य है। ये बच्चों का ही भविष्य है, देश का भविष्य भी आपके हाथों में। अगर इन बच्चों को सही ढंग से हम इनको सही ढंग से पढ़ाएं, इनको सही संस्कार दें। माँ बाप अपनी जगह हैं, छोड़ दीजिए माँ बाप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और समाज क्या कर रहा है। आप शिक्षक होकर इन बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पाठ पढ़ा सकते हैं, देश के बारे में, समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में। उनको इस तरह से तैयार कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर गर्व करें। हो क्या रहा है कि शिक्षकों के ऊपर इस तरह का इतना दबाव रहता है, कार्यों का दबाव रहता है, वो अब नैतिक शिक्षा जैसी चीजें विद्यालयों से समाप्त होती जा रही हैं। तो अब लगता है कि किसी तरह हमारा बच्चा 100% अंक आ जाए। अगर 99 नंबर भी आ जाते तो 1 नंबर के लिए बच्चा रोना शुरू कर देता है, माँ बाप भी रोना शुरू कर देते हैं, शिक्षक भी हमारा लगता है कितना रिजल्ट क्या है, ये सब चीजें। तो हम संस्कारों पे बात कर ही नहीं पाते, बच्चों को कुछ सिखाने की बात नहीं कर पा रहे। तो हमें लगता है जो सबसे आवश्यक चीज है, हम इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बनाना शुरू कर दिया हमने, इंसान बनाने बंद कर दिया। व्यक्ति के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम मशीनों पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर जो पीढ़ी हम आसपास देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हम कहते हैं कि 2047 के अंदर हम 100 वर्ष मना लेंगे आजादी के, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, चौथी अर्थव्यवस्था भी हो गए, मान लीजिए अब एक पहली प्रथम अर्थव्यवस्था बनी भी गए। लेकिन उस समय जो हमारे पास पीढ़ी, युवा वर्ग जो होगा, वो किस स्तर का होगा, ये कल्पना करके कई बार डर लगने लग जाता है। हमारे आसपास, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे आसपास, हमारे रास्ते में जाते हुए, सार्वजनिक जगह पे, मेट्रो में जाते हुए, विद्यालय में, उन बच्चों की हम बातचीत सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलतियां की। हम इनको हमारे माँ बाप ने हमें दिया, हमने नहीं दिया। बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे अपनी जगह सही है, हम जो दे रहे हैं वही तो परोसेंगे वो। हमने अपने पिता के साथ तो कभी इस भाषा में बात की कि हमारे बच्चे हमारे से इस भाषा में कैसे बात कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति बैठा है मेट्रो में खड़ा, तो हम सबसे पहले आगे, आज भी हम अपनी सीट देते हैं। तो बच्चे बैठ के गर्दन घाट के बैठे हैं, तो हम संस्कार नहीं दे पाए उनको। उनकी गलती नहीं है, हम नहीं संस्कार दे पाए। हम मशीन बनाने के लिए हमने 1 करोड़ का पैकेज उनको मिल जाना चाहिए, वो अमेरिका चले जाने चाहिए, वो गूगल में नौकरी मिल जानी चाहिए। हम इसके ऊपर पूरा जोर लगा दिया, इंसान बनाने हमने बंद कर दिया। इसलिए ये सारी पाठक जी, आपके लिए एक प्रश्न भी आया है और मुझे कुछ और बातें भी आपसे जी अवश्य हम बाद में देंगे। आदरणीय कविता मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कृष्णा शर्मा दामिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ये दोनों व्यक्तित्व हमारे किरदार जिंदगी का हिस्सा रह चुकी है। आप दोनों का अभिनंदन है, स्वागत है। और इनका, कृष्णा शर्मा दामिनी जी ने एक प्रश्न रखा है, लेकिन इनके प्रश्न पर पहुंचने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तथाकथित साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो धूमिल हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हर मंचों पर दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, भारत में प्रतिभा की कमी है? क्यों प्रतिभा दबी हुई है, कुचली हुई है? क्यों तथाकथित व्यक्ति ही महिमा मंडित है? और ये कब तक चलेगा? आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो साहित्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है और भारत की धरोहर है। अगर हम अपने बच्चों को यहाँ स्थापित करना चाहें, कितना मुश्किल काम है, कैसे करेंगे? और आपको क्या लगता है, प्रतिभा, हम जिस मिट्टी में हैं वहां सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा है और कुछ नहीं है। तो आप बताइए कि कैसे इस भयावह स्थिति से कैसे निकलें और क्या करें जो हम अपने बच्चों को कुछ दे पाए और बच्चों को दिशा दे पाए। साहित्य सबसे पवित्र क्षेत्र है और हमें लगता था कि इससे अच्छा कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सभी विद्वान व्यक्ति, बहुत विनम्र व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत संवेदनशील व्यक्ति यहाँ पे हैं, ऐसा। लेकिन अब साहित्य भी और कुरीतियों से बचा हुआ नहीं। यहाँ पर भी जोड़ तोड़ करके किसी भी तरह से भी जोड़, तो जैसे और क्षेत्रों में प्रतियोगिताएं हैं, किस तरह की प्रतियोगिताएं जो और क्षेत्र, चाहे आप वो बॉलीवुड में ले लीजिए, और जगह ले लीजिए, और क्षेत्रों में ले लीजिए, उसी तरह के सारे हथकंडे साहित्य में भी चलते हैं, चलने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रतिभाएं कहीं, जो आपका प्रश्न था कि प्रतिभाएं कहाँ दब रही हैं, ये प्रतिभाएं इसलिए दब रही हैं, हथकंडे चलते हैं कि भी
देखिए, हमने एक मुहिम चलाई थी कि वर्तमान जो लेखकों को, साहित्यकारों को पाठ्य पुस्तकों में स्थान मिलना चाहिए। अब जिन आज से हमारी पीढ़ी ने भी, हमसे पहले वाली पीढ़ी ने भी उन्हीं को पढ़ा जिनको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। क्या उसके बाद लेखन बंद हो गया? क्या उसके बाद साहित्यकार आने बंद हो गए? क्या उनकी जो लेखन, उनके लेखन को उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? तो इनके ऊपर बस एक धर्ना चल रहा है, कोई गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा है कि आज भी समकालीन लेखक, बहुत अच्छे लेखक हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा साहित्य सृजन कर रहे हैं। वो ना तो उनका लेखन ना तो सही जगह पहुंच पा रहा है, ना सही जगह प्रकाशित हो पा रहा है। एक अलग बात हो जाएगी। मान लीजिए सर, आप अपने जवाब में एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, क्या उन वरिष्ठ साहित्यकारों की या उन वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना जो सम्मान है वो छोड़कर बच्चों के लिए? आप उनको सम्मान बहुत दे रही हैं। वो साहित्यकार नहीं, वो मठाधीश है। मठाधीशों को अपने शिष्य चाहिए होते हैं। शिष्य वो चाहिए होता है जो चरण चुम्बन करें। समझिए, हम देखते हैं कोई किसी बड़े साहित्यकार को बुलाइए किसी मंच पे, उनको किसी परिचर्चा में सम्मिलित करने के, बड़े साहित्यकार, तो वो उससे पहले अपने 10-20 शिष्यों को पहले से सूचित कर देते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, आप लोग वहां रहिएगा। तो 20-30 नहीं भी कहेंगे तो बस उन्होंने डाल दिया कि मेरे वहां पे मेरा संबोधन होगा, मेरा वक्तव्य होगा। तो वो पहले, जैसे ही वो पहुंचेंगे, वो गेट पे खड़े होंगे, सबसे पहले गुरुजी के सब पैर छूना शुरू कर देंगे, पैर छू, फिर आएंगे, बैठेंगे। वो मठाधीशी वाला जो सब चीजें होगी ना धीरे धीरे, क्योंकि इन्हीं ने आगे बढ़ाना है। तो वो जो लोग उस स्तर पर चरण चुम्बन करके पहुंचे, चरण वंदना करके पहुंचे, वो आगे पीढ़ी भी उसी तरह की तैयार कर रहे हैं। तो वो जो मठाधीश हैं, उनकी वजह से साहित्य कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, और ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आप देखिए, आप शिक्षण के क्षेत्र में भी देखिए, पीएचडी वही बच्चा करेगा। हर आदमी के बस की बात नहीं पीएचडी कर पाना। आप सेवा करिए। तो ये सब चीजें चलती रही हैं, चल रही हैं बच्चों को। लेकिन जो एक ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता, वो कहीं ना कहीं निकल के आती हैं। उनको सम्मान भी मिलेंगे, उनको मंच भी मिलेंगे, उनको लेखन को दबाया नहीं जा सकता है। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ संघर्ष हैं, उस संघर्ष में लगे रहना चाहिए। और इसलिए लिखना चाहिए कि मुझे तो लिखना है। मैं किसी सम्मान के लिए नहीं लिख रहा, किसी पुरस्कार के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखता रहा हूँ। किसी को ज्ञानपीठ मिलता ही है, युवा ज्ञानपीठ भी मिलता ही है, बाकी लोगों को मिलता होगा। तो बहुत सारे जो सम्मान है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हो गया, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मान, वहां की सम्मान हो गए, और जगह के हो गए, दिल्ली के, बाकी जगह बहुत सारे हो गए। तो लोगों, जब भी कोई एक सूची आती, पहले ऐसा थोड़ा होता था, जब भी एक सूची आती तो विवादों को लेके आती है कि इसको कैसे मिल गया, उसको कैसे मिल गया, ये होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती, तभी तो नाम उछलते हैं ये। तो कमियां तो हैं, उसमें थोड़ा धीरे धीरे सुधार भी होना चाहिए। लेकिन युवाओं को कम से कम निराश नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हम लोग सम्मान के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम लोग एक अच्छा साहित्य देना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए। और युवाओं को अगर लगता है कि उन्होंने आपको जगह नहीं दे रहे, आप उनको जगह मत दीजिए। आप ऐसे मंच पे उन लोगों को बुलाइए जो समकालीन और अच्छा लिख रहे हैं। हम जरूरी थोड़ा कि हर बार 85 साल के आदमी को ही बिठाएंगे लाके। हम 45, हमने जब काव्य प्रतिभा खोज की तो हमारा जो सबसे जो कम उम्र का व्यक्ति थे, राहुल सेवाग, उनको इस बार का काव्य प्रतिभा सम्मान मिला। आप उसकी गवाही है, आप थी उस कार्यक्रम में। तो हमारे 51 लोगों में सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति था, उसको काव्य, उसको प्रतिभा के बल पे ही तो मिला है उनको। उनके अगर लेखन में दम था तो वो आगे, तो हमारे और आप जैसी संस्थाएं उनको लेके आएंगे और कहेंगे कि जो लोग आप बैठे तो मठाधीशी करते रहिए, आप बैठिए जहां संस्था में। हम लोग सब लोग मिलकर उन लोगों समकालीन रचनाकारों को लेके आते हैं, साहित्यकारों को लेके आते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। और दूसरी हाँ, मैं बीच में, क्योंकि कविता मल्होत्रा जी का नाम बार बार आ रहा था, कविता मल्होत्रा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके इससे पहले वाले एपिसोड में वो थी, और मैं बहुत कम कार्यक्रमों में जाता हूँ। कविता मल्होत्रा जी के कार्यक्रम में जाके मुझे बहुत उपलब्धि मिली थी। मैं इनके कार्यों से बहुत प्रभावित हूँ। जिस तरह से ये बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो अभाव में जीवन जी रहे हैं, उन बच्चों को प्रतिभा को निखार रहे हैं, जिस तरह से उनको मंच दे रही हैं, जिस तरह से उनको जीवन में बदलाव ला रही हैं, वो अपने आप में अद्वितीय काम है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कार्य करें, उद्देश्य पर काम किया जाए। उन्होंने अपने उद्देश्य को पहचाना,
और ये कार्य कर रही है, तो हम सब लोगों के इस मन से उनको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से वो कार्य करती रहे और आगे बढ़े। हम सब लोगों को ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन बार बार हम कहते हैं कि हमें बहुत सारे मंचों में आवश्यकता नहीं है, हमारे मंच अपने आप में बहुत हैं, हमें काम करना तो यहीं बैठ के बहुत सारे कर लेंगे। तो छोटे मोटे सम्मानों से दूर रहें और काम हम करते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए हम लोग। जीवन जी, एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहती हैं। कृष्णा शर्मा दामिनी जी ने लिखा है आपके लिए एक प्रश्न कि अपनी ही साहित्यिक भाषा को द्वितीय भाषा हासिल है, यह भी वैकल्पिक है, इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, और प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए, कैसे अपनी ही भाषा द्वितीय भाषा कैसे? कृष्णा शर्मा दामिनी जी, क्या स्पष्ट करेंगी आप? आपका जो प्रश्न है आप उसे स्पष्ट रूप से लिखें। शायद उर्दू के लिए कह रही हैं या पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। दामिनी जी, जहां आप तक देखिए, अब देखिए मैं एक विभाजी एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 का घोषणा हुई है। जब नई शिक्षा नीति का जब प्रारूप बन रहा था, तो उस समय बहुत सारी संस्थाओं से सुझाव मांगे गए थे। हम वो संस्था हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिला था कि हमने बहुत सारी संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, विमर्श अलग अलग माध्यमों में करके बड़े पत्रकारों से बात की, साहित्यकारों से बात की, शिक्षकों से बात की, शिक्षाविदों से बात की, और हमने एक पूरा सुझाव बना के मंत्रालय के पास भेजा था, शिक्षा मंत्रालय को। नई शिक्षा नीति आई, उसके अंदर बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने भेजा होगा, लेकिन इस बार भाषाओं को लेकर बड़ा एक सकारात्मक पहल हुई है। अब तक जो शिक्षा नीतियां थी, उस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को लेकर बड़ी सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा कि पहली से 5वीं कक्षा तक आपकी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, पहली से 5वीं कक्षा तक। 8वीं तक संभव हो वहां तक पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ देख रहे हैं, कुछ विद्यालयों, महाविद्यालयों के अंदर हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, उसमें मेडिकल के क्षेत्र में भी हो रही है। नहीं, और हमें भी पता नहीं चल रहा, अनुवाद का कार्य बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। बहुत सारे जो हमारा सिलेबस है, कोर्स है, उसका अनुवाद का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में, आने वाला समय भारतीय भाषाओं के लिए बहुत अच्छे दिन लेने के आने वाला है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, भाषाओं को लेकर बहुत सक्रियता बढ़ी है इसमें। लेकिन अंग्रेजी से कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोजगार की भाषा है, सब चीजें हैं। लेकिन एक दिन में बदलाव नहीं होगा, हमें लोगों को लगे रहना चाहिए और हमें करते रहना। इस बार देखिए जो यूपीएससी का जो परिणाम आया, 54 से ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों ने, शायद ज्यादा ही है, 54 तो सिर्फ दृष्टि वालों के ही है, विजय दिव्य कीर्ति जी वाले, वो तो कह रहे। तो संख्या बढ़ रही है, लोगों को झुकाव हो रहा है, हिंदी पट्टी में लोग बढ़ रहे हैं। हिंदी पट्टी क्यों, सभी भारतीय भाषाएं आगे बढ़े, यही हम लोगों को सब कामना करनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनसे इतनी देर तक आप जुड़े हैं। और सिर्फ जुड़े नहीं हैं आप, जब संदेश उस तरह से भेजते हैं लिख लिख कर, और टाइप करना कितना मुश्किल होता है मोबाइल पर, तो लगता है कि वाकई आप हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और इसी जुड़ाव के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और जिस तरह से आप पाठक जी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संदेश आपके आ रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं। शायद कृष्णा शर्मा दामिनी जी नहीं सुन पाई हैं, वो, इसलिए चलिए उस प्रश्न को हम रखते हैं अभी। पाठक जी, जब आपने कहा कि आप भाषा के लिए आपने काम किया, बच्चों के लिए आपने काम किया, भविष्य की भी जरूर कुछ ना कुछ योजनाएं आपकी रही होंगी। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शकों को छोटी-मोटी कोई आप ऐसी योजनाएँ या अपने दिल की बात अगर कहना चाहें तो ज़रूर नहीं कहें, नहीं, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। इसी क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं हम। अलग अलग तरह के हम लोग काम करते हैं। देखिए, काव्य प्रतिभा खोज खोज हमने किया, कार्यक्रम करते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का काव्य प्रतिभा सम्मान करते हैं, जिसमें आपसे हर वर्ष अलग अलग विधाओं के ऊपर हम कर ही रहे हैं। पहले हमने गीत पे किया, गजल पे किया, दोहे पे किया, अगले वर्ष किसी और विधा पे करेंगे जो निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह समीक्षा सम्मान है, किसी एक पुस्तक के ऊपर हम समीक्षाएं, सीमा सिंह जी की जो पुस्तक थी विवेकानंद जी के ऊपर, उसके ऊपर समीक्षा सम्मान की घोषणा की गई थी। इस तरह की और पुस्तकों पर हुई है, तो समीक्षा सम्मान है। मेधावी छात्र है, भाषा गौरव शिक्षक सम्मान है। अभी हम लोग नेपाल और भारत को लेकर
नेपाल दूतावास और वहाँ की संस्थाओं के साथ लेके, भारत की संस्था लेके हम एक पुस्तक लेके आ रहे हैं, जिसमें 30 जो लेखक भारत से हैं, 30 लेखक नेपाल के हैं। उन्होंने अपनी नेपाली में पुस्तक लिखी, जो कविताएं लिखी उनका नेपाली हिंदी में अनुवाद होगा, जो हिंदी थी उनका नेपाली में अनुवाद है। दोनों भाषाओं की पुस्तक छप के आएगी। उसका लोकार्पण हम वहाँ नेपाल में काठमांडू में करेंगे, और इसका एक लोकार्पण हम दिल्ली में करेंगे। वो जो 30 लोग, उनको यहाँ बुलाया जाएगा, यहाँ के जो 30 लोग नेपाल जाएंगे, हम हो सकता है कि उसमें दूतावास और त्रिभुवन विश्व महाविद्यालय, वहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो उसमें जुड़े, हम लोग यहाँ मंत्रालय को जोड़े, संस्कृति मंत्रालय, किसी मंत्रालय को जोड़ के हम काम करें। तो इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। एक हम हमारी संस्था को 10 वर्ष हो गए हैं, यात्रा नवरत्न के नाम से हमारा एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम चाहते कि हम ये जानना चाहते कि किन उद्देश्यों को लेकर संस्था का गठन हुआ, क्या हम 10 वर्षों में हमने कहाँ तक की यात्रा की, कहीं हम दिशा से भटक तो नहीं रहे हैं। वो लोग 10 वर्षों तक जो लोग हमसे जुड़े रहे, उन सबको राय जानना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनके कार्यक्रम में जो जिस माध्यम से जुड़े वो आए यहाँ पर, उनको बुलाएं। 2 दिवसीय एक हम आयोजन करना चाहते हैं, वो आयोजन करेंगे। और आने वाले 5 वर्षों में अकादमी किस दिशा में और कार्य करेगी, उस पर भी चर्चा रहेगी। तो एक भव्य एक कार्यक्रम हम उस पर कर ही रहे हैं। एक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भाषा संस्कृति संवाद श्रृंखला सभी विद्यालयों 57 विद्यालयों के अंदर हिंदी पढ़ाई जा रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में। वहां पर हम बच्चों के साथ एक संवाद श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जहां बच्चे हमारी भाषाओं के महत्व को समझें, भाषाओं के ऊपर आने वाले संकट को समझें, भाषाओं से हमारी संस्कृति और जो संस्कारों की बात करें। इस तरह का एक श्रृंखला पूरे हम लोग चलाना चाह रहे हैं। वो अभी पाइपलाइन में कुछ विद्यालयों में अभी हम शुरू करने वाले हैं, एनडीएमसी के विद्यालयों में कर रहे हैं। तो कई तरह की योजनाएं अभी चल रही है, चलता रहेगा, तो सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। वो पारसर जी सुन रहे होंगे, उनको लगता है कि पाठक जी का तो ये विचार है, जब कार्यक्रम कर रहे होते तो इतने थक जाते, कहते अभी नहीं करना, 2 महीने इंतजाम करेंगे। लेकिन शाम को जाके हम 2 कार्यक्रम और घोषित कर देंगे, हम इन पर काम करने वाले हैं। तो जितने बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने जो बच्चों के किए, उसके बाद बहुत थका देने वाले थे, रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं। हमारी ये संस्था स्व-वित्त पोषित संस्था है। हम किसी भी सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते, हम लोग किसी संस्था से कोई अनुदान नहीं लेते, कोई हमें ट्रस्ट वगैरह नहीं देता है। पाठक जी, एक संदेश, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप अपने वक्तव्य रखें उससे पहले कि कोई ईमेल या कोई लिंक शेयर कीजिए जिससे आपके कार्यक्रम से लोग जुड़ सकें। तो ये संदेश आया है। मैं मुझसे आप संपर्क करें, जो मेरा नंबर यहाँ पर आ रहा है 9958157108, और हम पाठक जी तक आपको पहुंचाएंगे। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी में बहुत गर्व के साथ, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, गूगल में सर्च करें हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, और जो भी भाषा के ऊपर काम करने वाली हो, साहित्य के ऊपर काम करने वाली संस्था हो, चाहे वो साहित्य की जुड़ी संस्था हो, भाषा पे हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की, उसमें से सबसे ज्यादा स्टार मार्क्स अगर जिसको मिले वो आपकी हिंदुस्तानी भाषा अकादमी है। तो सब कुछ हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, सब कुछ हमारी गूगल पे उपलब्ध है, और सारी चीजें उसमें मिलेंगी, बहुत अच्छा मिलेगा। और आप हमसे जुड़ेंगे, गंभीरता के साथ जुड़े, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो गंभीरता के साथ जुड़े, हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कारवा तो तभी बनेगा जब लोग इससे जुड़ पाएंगे। इन उद्देश्य, क्योंकि इतनी सब चर्चाओं के बाद तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम कार्य क्या कर रहे हैं। उन कार्यों से अगर आप होता, मैं सच बता रहा हूँ, बार बार हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, 100 आदमी बैठे हैं, एक वक्तव्य हुआ, लोग बहुत क्विक, बहुत जल्दी आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन उसको वहीं छोड़ देते हैं, अपने बैग में रख के ले जाते हैं, दोबारा सुनते हैं। एक सत्यनारायण की कथा है, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं। सामान्यतः बहुत कम लोग हैं जो इसको गंभीरता से लेके इस प्रकार, आज तक कई हजार लोग मिले हैं हमें, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन कई हजार लोगों में से कुछ लोग अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ के हम काम करेंगे, तो आज कार्यक्रम ये बहुत बड़ा बन चुका होता है। तो मैं ये बात थोड़ी दुखी करने वाली जरूर है कि हम अच्छी बात सुन, हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो जाए, हमारे घर में। हम तो कविताएं सुनाएंगे, जाके मंचों पे जाएंगे, स्मृति चिन्ह लेंगे, फोटो डालेंगे, यही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। पाठक जी, जैसे कि आपने इतना बड़ा, आपने एक ध्येय लिया है, जीवन का एक लक्ष्य है आपका भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति, करता धरता आप हैं, आपके बाद कौन संभालेगा? क्या पीढ़ी तैयार? नहीं, बिल्कुल हम तैयार कर रहे हैं। हमने पूरा एक हमारा संस्थान है, और शायद निजी संस्थाओं में हम और भी लोगों के पास होंगे, लेकिन सबसे पहले हमने ये उद्देश्य रखा था कि हमारी संस्था का कोई भवन होना चाहिए। हमने अपने संस्था का कार्यालय बनाया, वहाँ हम लोग बैठते भी हैं,
हमने एक छोटा सा अपना एक जो सभा कक्ष बनाया जिसमें 60 से 65 लोग बैठने की व्यवस्था है, पोडियम है, माइक है, सारा सिस्टम बनाया है, पूरी लाइब्रेरी हमारी बनी हुई है, हम छोटे मोटे कार्यक्रम हम वहीं कर लेते हैं, मीटिंग करते हैं। तो कम से कम अगर एक जगह हमने निश्चित की, एक जगह बनाई है, तो ऐसा तो नहीं कि वो बोर्ड उतर जाएगा, कोई ना कोई तो उसको संभालेगा और आगे संभालने वाले लोग हैं। हमसे युवा राजकुमार श्रेष्ठ हैं, युवा हैं, बाकी लोग हैं और लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग चलाएंगे, इसको चलाएंगे, जो भी गंभीरता से समझेगा उसको आगे चलाएगा। बिल्कुल। मैं एक बात आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि जितने भी साझा संकलन हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के द्वारा आते हैं वो सब निःशुल्क होते हैं, किसी भी कवि से, किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लिया नहीं जाता। और सारा जो सम्मान समारोह होता है ये सब बहुत ही अलग तरीके का, बहुत सांस्कृतिक, जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं पाठक जी, बार बार उस संस्कृति को संजोने का एक काम कुछ शिक्षिकाएं करती हैं जो सरकारी स्कूल की शिक्षिकाएं हैं, और वो मेरा आंखों देखा है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि वाकई सिर्फ कथनी नहीं है, करनी भी है, और कथनी करनी में फर्क नहीं है। और यही सबसे बड़ी आज की उपलब्धि है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करते हैं। और मैं जी मैं सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं, हम मेधावी छात्र शिक्षक सम्मान समारोह, भाषा गौरव शिक्षक सम्मान समारोह, समीक्षा सम्मान, काव्य प्रतिभा खोज, किसी भी कार्यक्रम के लिए कभी कोई पैसा, ना हमारी कोई प्रवेश शुल्क है, ना सहयोग राशि है, ना कोई विशेष राशि है, ना कोई एजेंडा। हम किसी तरह, हमें बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें की, हमें कहा कि आप प्रत्येक बच्चे से 100 रुपए ले लो, आप इधर उधर ये करते फिर तो कहाँ से इतने पैसे कहाँ से लगाओगे, क्या करोगे। तो हम कहा जिस दिन मैंने 10 रुपए भी ले लिया तो मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पैसे ना लेने के बहुत नुकसान भी होते हैं। होता क्या कि आपको 10,000 लोगों ने आपको मिले थे, आपके सबके सर्टिफिकेट बने पड़े हैं, मोमेंटो बने पड़े हैं, कुछ लोग आते हैं उसको गंभीरता से नहीं लेते। हमें वो नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन कोई ये कहे कि पैसे लेके कोई काम कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ना तो पुस्तकों के लिए हम प्रकाशन के लिए पैसा ले रहे हैं, ना हम किसी कार्यक्रम में किसी सहभागिता के लिए ले रहे हैं, ना किसी और, ये हम नहीं करना। हम कुछ लोग हैं अपने बैठ के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अभी तक तो 10 साल से तो हम एक पत्रिका निकालते हैं, हिंदुस्तानी भाषा भारती, ये 10 साल से निर्बाध रूप से चल रही। जब मैंने पत्रिका, ये विशुद्ध रूप से, आपने अगर पत्रिका आप तक पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, वो पत्रिका विशुद्ध रूप से भाषाओं पर केंद्रित है। उसके अंदर साक्षात्कार आते हैं भाषाओं के ऊपर, उसके अंदर भाषाओं से संबंधित ही लेख होते हैं, कोई कविता कहानी व्यंग गजल से कुछ नहीं होते, सिर्फ भाषाओं पे केंद्रित पत्रिका है। वो पत्रिका हम 10 वर्षों से निकाल रहे हैं। जब हमने पत्रिका का चयन किया और हम आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी के पास गए उनका साक्षात्कार लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है आज, स्मृति शेष है वो, तो उन्होंने कहा सुधाकर बहुत सारे लोग उत्साह में पत्रिका शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 अंक आने के बाद बंद हो जाता है, कोशिश करना ये पत्रिका चलती रहे। मैं कहा सर ये पत्रिका बंद नहीं होने देंगे, आप निश्चित रहें। 10 वर्ष से हम पत्रिका चला रहे हैं। बस पत्रिका निकालना कोई आसान काम है, बहुत बड़ा खर्चे का काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। पारस सर जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, हम करते हैं रात रात जो कह रहे हैं 20 घंटे, ऐसे ही 20 घंटे नहीं होते, पूरी पूरी रात निकल जाती, 2 दिन ये लोग मेरे पास, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, ये लोग ही मेरा परिवार, ये लोग मेरे साथ रहते हैं, राजकुमार जी यहाँ रुकते हैं, हम लोग रात रात भर बैठ के काम करते हैं, और भी लोग आते हैं, तो हम लोग रात रात भर बैठ के यहाँ काम करते हैं, तब पत्रिकाएं निकल पाती, तब ये कार्यक्रम हो पाते हैं, तब से। अब बताइए 950 लोगों के स्मृति चिन्ह बनने हैं, 10,000 लोगों के सर्टिफिकेट्स बनने हैं, उनके फोल्डर बनने हैं, 310 विद्यालयों के बच्चों के सर्टिफिकेट्स उनके फोल्डर्स में जाने हैं, सीक्वेंस बननी है, कई रातें गुजरती हैं कार्यों के लिए। तो काम तो चल रहा है, काम चलता रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काम चल रहा है, काम हमेशा चलता रहेगा, और काम से ही नाम होता है हर व्यक्ति का। व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की जो एक यात्रा हमने शुरू की है वो 1 घंटे में समाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम आपसे बहुत सारी बातें करें। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप, या आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संदेश? देखिए कोई उपदेश वाली तो बात होती नहीं, मुझे लगता है सारी चीजें उसमें पूरी हो गई। बस एक चीज मुझे जो बार बार लगती है, सोशल मीडिया जो है ये आज के जमाने में दर्पण है, वहां सबको अपने चेहरे दिखते हैं, हमें भी दिखते हैं, मुझे पता चलता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ बता देता है कि उसपे फेसबुक पे क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, वो क्या है।
कई बार देखने में आया बहुत बड़े बड़े लोग भी वो कोई विचारधारा से नहीं जुड़ पाते। आज हमने इस बात का कहा, इसका समर्थन किया, तो वो इसकी समर्थन भी कर रहे हैं, किसी दूसरे के वॉल पे जाके वहां उसका भी समर्थन कर रहे हैं। शायद हम हिम्मत नहीं जुटा पाते किसी बात के लिए स्टैंड लेने के लिए कि भाई ये बात, अगर मैं कहूं कि कविता संग्रह पैसे देके नहीं छपने चाहिए, व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, कोई 100-200 रुपए ले रहा है, खर्चे ले रहा है, कर लो भाई, लेकिन 3-3 हजार रुपए लेके 4-4 पेज छापना, एक जो पुस्तक 20,000 में छप जाती है उसके लिए 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करना और 20-20 साझा संग्रह निकाल देना, ये व्यवसाय है। व्यवसाय करना तो व्यापारी बनिए, साहित्य से भी हिंदी से भी बन के ये छुप के ये काम मत करिए, या भाषाओं के नाम पे आप फर्जीवाड़ा मत करिए। या तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भविष्य के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, लगता है कि ये जिस व्यक्ति से मिलके आया था, इन्होंने इस तरह की बातचीत की, ये तो यहाँ इस पोस्ट में तो ये लिख रहे हैं, इसके नीचे कमेंट्स वो ये दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर मेरे लिए कोई अच्छा व्यक्ति है तो मेरे लिए हमेशा अच्छा है, अगर बुरा है तो वो बुरा है, मैं उसकी बाल में कुछ लिखूंगा ही नहीं। अगर मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा तो मैं चुप ही साथ जाऊंगा, जो ये पोस्ट या कोई चीज मेरे लिए अनुसार नहीं है मैं चुप ही, लेकिन वहां जाके सिर्फ महिमा मंडित करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कुछ लिखूंगा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, नमस्कार, हर जगह जाके वो हर पोस्ट के ऊपर उनके कमेंट्स मिल जाएंगे। 1000 लोगों को कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, जो आपके मर्जी के वो करिए, किसी को खुश करने के लिए कुछ मत करिए। आप देखिए आपकी दृढ़ता बनती चली जाएगी। मैं कम से कम ये मेरा संदेश की आप दृढ़ता बना करिए, आपकी विचारधारा के साथ दृढ़ बने रहिए। जिसका विरोध है विरोध है, नहीं है विरोध है, कम से चुप रहो। समर्थन करके आप मेरा भी समर्थन कर रहे हैं, उनका भी समर्थन कर रहे हैं, ये चीजें आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है, आपका खुद का व्यक्तित्व खराब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि और किसी के सोशल अकाउंट पे चले जाइए, आपको पता सब कुछ पता चला है, 2-3 साल का उसको खंगाल लाइए। मैं बहुत करता हूँ, मेरे पास कोई मित्र की कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं खंगाल लेता हूँ, कौन कहाँ किसका क्या बोला, क्या लिया, क्या पोस्ट कर रहा है, किसकी फोटो डाल रही है, विचारधारा पता चल जाती है। वो साहित्यिक व्यक्ति है, भाषा का व्यक्ति, गंभीर है, उथला व्यक्ति, छिछला व्यक्ति, क्या है पता नहीं। तो अगर आपके साथ मैच कर रहा तो जोड़िए, नहीं तो मत जोड़िए। तो आज की तारीख में लोग अलग अलग तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो चीजें बहुत समय तक रुक नहीं पाती। तो उसका जब भी किसी व्यक्ति से जुड़े, संस्था से जुड़े, पूरा होमवर्क करिए, पूरा होमवर्क करिए, फिर जुड़िए। ये बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है, अथाह संसार है। सोशल मीडिया ने सारे दरवाजे छोड़ दिए, आप सही लोगों से हटके गलत लोगों तक चले जाए, और कुछ नहीं होगा। सही लोग ढूंढने बहुत मुश्किल, इतने बड़े संसार में मोती ढूंढने बहुत मुश्किल है। तो मोती ढूंढिए, उनमें खो मत जाइए। अथाह समुद्र में आप डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे। लोग आपको ले जाएंगे, 2000 मंचों में लेके जाएंगे, 1-2 स्मृति चिन्ह डालेंगे, गले में पटका डालेंगे, आपका उद्देश्य से भटक जाएगा वह व्यक्ति। बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे पास आए, बहुत प्रतिभावान थे, बहुत अच्छी भाषा में पकड़ थी, बहुत अच्छा लेखन करते थे, कि 2-4-5 मंचों पे गए, उनको जब गले में 5 पटके डल गए, 2-3 स्मृति चिन्ह घर पहुंच गए, 2-4 साझा संग्रह में छप गए, तो वो बहुत बड़े साहित्यकार बन गए, उनका लेखन ही बर्बाद। तो कृपया करके उद्देश्य पूर्ण कार्य करें जो जीवन को एक सफल बनाए। ये मेरा संदेश, ये मेरा सुझाव मात्र है, उपदेश नहीं है, कोई संदेश नहीं है, मेरा सुझाव और मेरा निवेदन जी, हर व्यक्ति के लिए है। और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बातें करने के लिए, अपना समय देने के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी बहुत दूर तक जाए और नई पीढ़ी को नई दिशा आप दें, ऐसा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और तमाम सुधी श्रोता दर्शक जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमेशा अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद देते हैं, आप सबका भी हमारी पूरी टीम की ओर से अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ, जैसा कि सर ने कहा कि मोती पिरोइए, तो 146 मोती हमारी माला में पिरोए जा चुके हैं, और एक से बढ़कर एक किरदार जमीन से जुड़े हुए, जिंदगी में पैसे को अहमियत ना देते हुए देश को, समाज को अहमियत देकर जिन्होंने कार्य किया, वैसे मोती हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े हुए सारे दर्शकों को, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। इन सब लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत मुझे सुना, मैं पुनः आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।